आगे बढ़ते हैं। आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें कोई एक ऐसा टॉपिक यूज होगा जो पहले हमें पढ़ना चाहिए, तो हमें वो टॉपिक आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे समझ में आएंगे। तो उनको समझते हैं क्या है। मान लीजिए, अगर आज हम 2022 में हैं, अगर हम अपने आप को थोड़ा पहले ले जाएं, 1970 के आसपास ले जाएं, तो ये जो सफर है 1970 से लेकर 2022 तक का और जो आगे भी चलेगा अभी, इसमें बहुत सारे चेंजेस टेक्नोलॉजी में आए हैं और आते रहेंगे आगे भी। तो आज 2022 में हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तो हमारा मकसद हो सकता है वेब एप्लीकेशन बनाना, यूट्यूब, फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कोई भी वेबसाइट बनाना, या हमारा मकसद हो सकता है मोबाइल ऐप बनाना। हम मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम में से काफ़ी लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, पाइथन, और हो सकता है हमारा पर्पस इन दोनों में से कोई सा भी ना हो। तो हमारा पर्पस डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस वाला हो सकता है, डेटा रिलेटेड कुछ भी, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे एआई हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, ये सब डेटा रिलेटेड आपके एप्लीकेशंस होती हैं। तो आज हम 2022 में देखें तो कोई भी इंसान किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और पढ़ रहा होगा तो इन्हीं पर्पस के लिए पढ़ रहा होगा। या हो सकता है कि आप टेस्टिंग, सेलेनियम ऑटोमेशन के लिए पढ़ रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। अगर हम 1970 में थोड़ी देर को चले जाते हैं, आज से लगभग 50 साल पहले चले जाते हैं, तो इनमें से क्या क्या चीजें हैं जो नहीं होती होंगी उस समय। वेब एप्लीकेशन नहीं होती होगी। इसलिए नहीं होती होगी क्योंकि वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट, वेबसाइट का मतलब इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट कॉमर्शियली यूज हुआ 1992 में, यानी इंटरनेट का यूज पब्लिक डोमेन में हम और आप लोग एज ह्यूमंस, एज लेमैन, हम लोग 1992 से कर सकते हैं। उससे पहले इंटरनेट था, वो लोग मिलिट्री वाले या साइंटिस्ट एक लोकल अपना नेटवर्क बनाते थे, प्राइवेट नेटवर्क बनाते थे, और वहां पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते थे, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते थे। कोई बढ़िया सा लुक एंड फील नहीं था, पब्लिक फील्ड में था ही नहीं, तो वेबसाइट बनाने की जरूरत ही नहीं। मोबाइल एप्लीकेशन 2008 से बननी शुरू हुई है, क्योंकि उससे पहले स्मार्टफोन था ही नहीं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोकिया फोन चलाकर अपनी लाइफ गुजारी है। नोकिया फोन के डेवलपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नोकिया कंपनी का नाम है जो हैंडसेट बनाती है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम उसका अपना ही था, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिम्बियन प्रोग्रामर आपको कोई नहीं मिलेगा, पूरे एनसीआर में सर्च मारोगे एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सैमसंग, एलजी, मोटोरोला, ओनर, एमआई, ये हैंडसेट मेकर हैं, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। एंड्रॉयड डेवलपर मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, आईफोन के डेवलपर बहुत मिल जाएंगे, आईओएस डेवलपर के नाम से प्रोफाइल है। इसी तरह से अगर हम देखें तो बहुत पीछे जाने से पहले अगर मैं 2008 में ही चला जाऊं, तो 2008 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले इस काम को तो करते ही नहीं होंगे, था ही नहीं उससे पहले। उससे पहले तो जो कंपनी हैंडसेट बना रही है उसी के अपने कुछ डेवलपर हैं, वही दो चार पांच ऐप बना देते हैं, पहले से मोबाइल में डाल दी। प्ले स्टोर नाम से कोई चीज ही नहीं होती थी नोकिया में। तो जो लोग 2005 2006 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते होंगे वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए तो नहीं पढ़ते होंगे। अच्छा, अगर मैं 1990 में आपको ले जाऊं, तो जो लोग 1990 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते होंगे वो इसके लिए भी नहीं पढ़ते होंगे। अब जो हमारा टेस्टिंग होता है, ये वेबसाइट की टेस्टिंग का काम है, सेलेनियम। जब वेबसाइट ही नहीं है तो टेस्टिंग का क्या होना है।
अच्छा ये बताओ, जब इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो डेटा जनरेट कहाँ से कराओगे? डेटा कागज पे होगा, डिजिटल फॉर्म में कहाँ से आएगा? एक्सेल में, सीएसवी में, डेटाबेस के टेबल में, क्लाउड पर? ये सब बातें बेकार हैं। डेटा अगर है तो रजिस्टर में है, कागज पे है, तो कागज के डेटा का प्रोग्राम में थोड़ी यूज करेंगे। डेटा डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो डेटा रिलेटेड जितनी बातें हैं ये कागज में तो हैं, थ्योरी में तो होती होंगी, बट प्रैक्टिकल तो मतलब ही नहीं ना करने का। आप रजिस्टर में थोड़ी करोगे डेटा एनालिटिक्स। रजिस्टर में अगर डेटा रखा है तो एनालिटिक्स कैसे करोगे? पन्ने पलटते रहो, देखते रहो, मेरे काम की चीज आ गई नहीं आ गई। यही है तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है। तो 1990 में अगर एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज काम करते हैं और किसी एक का डेटा ढूंढना हो तो उसको बताना पड़ेगा पहले। शाम को मिलेगी रिपोर्ट कि हाँ ये है या नहीं है। हो सकता है शाम तक ना मिले, 2 दिन और लगेंगे अभी ढूंढने में। ऑब्वियसली मैन पावर लगेगी। 2-4 आदमी इसी बात पर लगा दोगे, ढूंढो रजिस्टर कहाँ रखे हैं। तो फिर यार 1990 में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ रहा है? आज हम सब लोग तो यही पढ़ने आए हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके अलावा कुछ पढ़ने आया हो पाइथन को। तो ये जो 1990 के प्रोग्रामर होते होंगे, क्या क्यों करते होंगे? सिर्फ पढ़ते ही क्यों होंगे? अरे क्यों बनाओगे प्रोग्राम? कुछ सिलेबस पूरा करना है क्या अपना? तो अगर हम थोड़ा और पीछे ले जाएं आपको, 1970 के आसपास ले जाएं, तो थोड़ा सोचिए कि हर कोई प्रोग्रामर था? आज तो हर कोई प्रोग्रामर है। जिसने 12th करा नहीं वो प्रोग्रामर हो गया। हर किसी को प्रोग्रामिंग करनी है, चाहे उसका बेसिक हो ना हो, तो फर्क नहीं पड़ता। क्या 1970 में ऐसी क्वालिटी होती होगी कि हर कोई प्रोग्रामिंग करेगा? प्रोग्रामर ही प्रोग्रामिंग करता होगा, हर कोई थोड़ी करता होगा प्रोग्रामिंग। तो उस समय लैंग्वेजेस को आसान कठिन वाली बात ही नहीं मानी जाती होगी, क्योंकि वहां पर तो उस समय जो है पढ़ने वाला है ही ऐसा, पढ़ लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आज हम प्रोग्रामर्स को देखो, इतनी भीड़ आ गई है। जो प्रोग्रामिंग कर सकता है वही प्रोग्रामर बनना चाहता है, जो नहीं कर सकता है वो भी बनना चाहता है। तो सारा का सारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर ही आ गई है कि आप अपने आप को सरल कर लो। हम अपने आप को नहीं सिखाएंगे ज्यादा। यही तो हो रहा है। तो आज हमें ऐसी लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ रही है जिसमें लाइब्रेरी बहुत ज्यादा हो, हमें अपना कोड ही ना बनाना पड़े, सब कुछ बना बनाए मिल जाए किसी तरह से। फायदा भी हो रहा है, टाइम बहुत कम लग रहा है, हमें कोडिंग कम करनी पड़ रही है, सिंटैक्स आसान होते जा रहे हैं, सारे काम अपने आप इंटरनली होते रहते हैं। हाँ, तो उस समय की जो लैंग्वेज रही होंगी उनमें सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारे फैक्टर होते ही नहीं होंगे। और इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी कि सब कुछ दे दो, क्योंकि ये सब था ही नहीं। तो अब 1970 के प्रोग्रामर का काम क्या है? किसके लिए टाइम बचा रहा है वो? किसका टाइम बचाएगा? साइंटिस्ट। 1970 में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे वो सिर्फ साइंस के फील्ड में यूज होते थे। एक आम इंसान के लिए उनका कोई मतलब नहीं। आम इंसान की जिंदगी कागजों पर चल रही है 1970 में। जो साइंटिस्ट हैं वो अपने जो नई नई रिसर्च करते हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ने एक फार्मूला बनाया कि 1/F = 1/U+1/V। अब उसने बड़ी मेहनत करके फार्मूला बनाया, अब वो चेक करना चाहता है ये सही है कि नहीं है। तो बार बार वो क्या करेगा, यू और बी की वैल्यू पुट करके निकालेगा एफ की वैल्यू, है ना। अब किसी ने निकाला फार्मूला एक बना हुआ है E = mc²। हम इसको चेक करना चाहते हैं कितना एक्यूरेट है। तो अगर आप एम की और सी की वैल्यू लेकर आएंगे तो काफी बड़ी वैल्यूज होंगी फ्लोट में। एम की वैल्यू हो गई मान लो 48.567, सी की वैल्यू हो गई मान लो 0.00146। अब इसका स्क्वायर करो, फिर इनकी गुणा करो। तो सर मैन्युअली कागज पे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इंटीजर नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट निकालना, तो फिर भी आसान होगा कागज पे। फ्लोटिंग नंबर का स्क्वायर करना, फिर उनका स्क्वायर रूट निकालना, गुणा भाग करना, ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, काफी टिपिकल हो जाएगा कागज पे। अब मुझे इस फार्मूले को अगर कई बार यूज करना पड़ा किसी रिसर्च में, तो कागज पे मैं करूंगा तो बहुत समय लगेगा। एक काम करो ना, एक प्रोग्राम बना दो।
प्रोग्राम में एंटर द वैल्यू ऑफ एम, एंटर द वैल्यू ऑफ सी, एंटर करा, ये लो, बड़ा आसान हो जाएगा। साइंटिस्ट की जो लाइफ है बहुत आसान हो जाएगी, उनका टाइम अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए ही क्या होता था, प्रोग्रामिंग होती थी। तो जब प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई उस समय सिर्फ हमारा साइंटिस्ट अपने रिसर्च जो एग्जिस्टिंग फार्मूलेज थे उनको ही ऑटोमेट करने के लिए कोडिंग करा करते थे। हर किसी को कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। तो सोचो उस समय की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही होंगी, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह के फीचर देती होंगी जो फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में यूज होने वाली चीजें हैं, उनसे रिलेटेड चीजें देते होंगे। जैसे अभी आपने कहा कि भाई मुझे एम की वैल्यू दिखानी है, यू की वैल्यू दिखानी है, बी की वैल्यू दिखानी है। तो अब दुनिया में जाकर देखो एम कौन है, हमने कहा मास। मास की वैल्यू क्या हो सकती है, हमने कहा 48.5 हो सकती है, 4.6 हो सकती है, और बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करा गया, 1970 में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी होंगी उनका पहला काम क्या रहा होगा, जिस चीज के लिए कोडिंग कराई जा रही है वो चीज को प्रोग्राम में दिखाया जाए। तो यहां पर आपने बोला कि मास दिखाना है, वेलोसिटी दिखानी है, स्पीड दिखानी है, फोर्स दिखाना है, यही तो सब है साइंस में, और क्या है ना, ओमेगा दिखाना है, या वगैरह 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 वगैरह। तो क्या करा गया यहाँ पर, इसको दिखाने के लिए आपको एक डेटा टाइप दिया गया, फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप आसानी से ऐसी वैल्यू को दिखा सकता है जो 10 मिनट में आएगी। वेलोसिटी भी दिखाई जा सकती है, स्पीड भी दिखाई जा सकती है, फोर्स भी दिखाया जा सकता है। काउंटिंग ऑफ समथिंग, काउंटिंग ऑफ समथिंग, जैसे इस क्लास में 18 लोग बैठे हैं, अब 18.4 लोग नहीं हो सकते, 18.8 लोग नहीं हो सकते, या तो 19 होंगे, या 17 होंगे, या 18 होंगे। इंटीजर दे दो, बिना फ्रैक्शन की वैल्यू अगर दिखानी पड़ी तो क्या दे दो, इंटीजर दे दो। अगर कोई मैसेज वगैरह दिखाना है तो क्या दे दो, स्ट्रिंग दे दो, करेक्टर दे दो, यही सब टाइप दे दो। तो सबसे पहले क्या सोचा गया, सबसे पहले ये सोचा गया कि जो भी चीजें आप करने जा रहे हो, जिन चीजों का ऑटोमेशन आप करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको वो चीज प्रोग्राम में दिखानी पड़ेगी। और प्रोग्राम में किसी भी चीज को दिखाने के लिए जो कॉन्सेप्ट बनाया गया उसका नाम कर रखा गया डेटा टाइप, कि ये इस टाइप की चीज को इस टाइप से दिखाएंगे, इस टाइप की चीज को इस टाइप से दिखाएंगे, एंड सो ऑन सो ऑन। तो 1970 के आसपास की जो लैंग्वेजेस रही उनमें इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इन्हीं पे काम होता रहा। और जोड़ना घटाना पड़ेगा, भाग करनी पड़ेगी, तो जोड़ना दे दिया, घटाना दे दिया, भाग करना दे दिया, गुणा करनी दे दी, यही सब होगा, ये सब सिंबल दे दिया, ऑपरेटर बनाकर दे दिए, तो ये तो सब करोगे ही आप। और कुछ रेडीमेड फंक्शन दे दिए, स्क्वायर करने का, स्क्वायर रूट निकालने का, तो यही तो होगा, और कहाँ से कुछ आएगा। लॉग निकालने का फंक्शन दे दिया, एक्सपोनेंट निकालने का फंक्शन दे दिया। अब जैसे जैसे समय आगे गुजर रहा है वैसे वैसे यह सोचा जा रहा है कि जैसे हमारे प्रोग्रामिंग करने से, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया उससे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी लाइफ थोड़ी आसान हुई, उनका काम काफी आसान हो गया, चीजें फास्ट वे में आगे और इम्प्लीमेंट हो रही हैं। क्यों ना एक आम इंसान की जिंदगी को भी आसान किया जाए, एक आम इंसान को भी सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाए, उसकी लाइफ आसान करी जाए। हमने कहा कैसे कर दोगे, तो अगर हम देखें तो आपको अगर टिकट लेने के लिए कहा जाए, ट्रेन का, मूवी का, 1980-90 की बात कर रहा हूँ, आज नहीं कि मोबाइल खोली टप टप और हो गया। तो 1980 और 90 में आलस छोड़ना पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वहां लाइन में लगना पड़ेगा, लंबी लाइन लगी होगी, ऊपर हो सकता है टीन सेट पड़ा हो, ना पड़ा हो, धूप पड़ रही होगी, बारिश भी आ रही होगी,
और ऐसा हो सकता है 2 घंटे लाइन में लगने के बाद 1 बज गया, वो कह रहा है मैं लंच करूंगा, 1 घंटे बाद आना, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, लगे रहो लाइन में, लाइन से हट गए तो दूसरा आ जाएगा। तो आपको अगर अपना टिकट लेना है तो कम से कम 4-5 घंटे का हिसाब किताब लेके चलना पड़ेगा आपको। पैसा निकालना है बैंक से, तो बैंक तो 10 बजे खुलेगी, 4 बजे बंद हो जाएगी, बीच में 1 घंटे का लंच होगा। अगर 5 बजे आपको पैसा चाहिए तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बैंक बंद हो गई। घर से पैसे मंगाने हैं तो कोई इंसान आएगा तभी पैसा आएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं कि बाहर डाल दो यहाँ निकल जाए। 1990 की बात कर रहा हूँ, आज नहीं कि घर से डाल दिया और यहाँ पर निकाल लिया। एक आम इंसान की जिंदगी में यही तो, और क्या है। इनको आसान कैसे करें, एक आम इंसान की जिंदगी को आसान कैसे करें, उसका टाइम कैसे मैनेज करें। तो क्यों ना कोई प्रोग्रामिंग से सोचा जाए, कुछ करा जाए। तो अब अगर हम यहां से देखें कि चलो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ही ब्रांच है इसकी, अभी 4 से 8 ब्रांच नहीं है, अभी हम इंटरनेट को ला ही नहीं रहे हैं, अभी हम इंटरनेट को ला ही नहीं रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब इन एम्प्लॉइज का ऑटोमेशन करते हैं। अभी क्या है, अभी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर मेंटेन हो रहे हैं, अटेंडेंस रजिस्टर पर लग रही है, काफी जगह तो आज भी लग रही है ना। तो हम चाहते हैं इस काम को आसान करें। इस ऑर्गेनाइजेशन में हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय का डेटा मुझे चाहिए क्विकली तो मुझे तुरंत मिल जाए, सेकंड में, मुझे घंटों ना लगे रजिस्टर के पन्ने पलटने में, है ना। तो इसको हम पहले ऑटोमेट करके आसान करना चाहते हैं इस प्रोसेस के लिए, ताकि जो कंपनी का एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का मालिक है, वो अपने एम्प्लॉय को आसानी से समझ पाए, कौन क्या है, कहाँ काम कर रहा है, उसकी सैलरी कब बढ़ी थी आखिरी बार, कितनी थी, अब क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने एम्प्लॉय को ऑटोमेट करना है, तो जिस चीज को ऑटोमेट करना है पहले उसको प्रोग्राम में दिखाने की जरूरत पड़ती है। दिखाना, दिखाने के लिए हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है, और वेरिएबल के साथ उसका टाइप बताना होता है। तो जैसे ये एम्प्लॉय है, तो इसकी सैलरी होगी, तो सैलरी नाम का बना दिया वेरिएबल, और सैलरी फ्लोट हो सकती है, तो फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बना दिया सैलरी। इसमें इस एम्प्लॉय की सैलरी जो भी रही होगी वो मैंने स्टोर कर दिया। अब इसका नाम भी होगा, तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का कोई वेरिएबल बना दिया और उसमें इसका नाम स्टोर कर दिया। और भी चीजें रही होंगी इस एम्प्लॉय की, हमने स्टोर कर दिया। अब दूसरा एम्प्लॉय आया, सर इसकी भी सैलरी दिखानी है, इसका भी नाम दिखाना है, अब क्या करें। तो हमने कहा एक काम करो, इसका नाम सैलरी वन कर दो, इसका नाम एन वन कर दो, एक वेरिएबल और बनाओ फ्लोट टाइप का, सैलरी टू। ये वेरिएबल दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी दिखाएगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल और बना दो एन टू, ये दूसरे का नेम स्टोर करेगा। ऐसे ही करके आपको काम करना पड़ेगा। अब यहां पर ये प्रोग्राम किस लैंग्वेज में बनाया जा रहा है अभी हम उसका नाम नहीं ले रहे। ये प्रोग्राम 1990 1980 के आसपास बनाया जा रहा है, 2022 में नहीं बनाया जा रहा है। तो उस समय जो लैंग्वेजेस हैं उनमें जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं हम उनका यूज करके इस काम को कर रहे हैं। तो हमारे मन में आया कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एम्प्लॉय को सीधे दिखा दें, मतलब एम्प्लॉय नाम का ये डेटा टाइप आ जाए तो मजा आ जाए। एम्प्लॉय ई, कहानी खत्म। ई कौन है, ये पूरा एम्प्लॉय ई है, इसी के अंदर नाम है, इसी के अंदर सैलरी है, इसी के अंदर इसका एड्रेस है, इसी के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इसी के अंदर सब कुछ है। रादर देन क्रिएटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट सिंगल एम्प्लॉय, व्हाई नॉट क्रिएट ए सिंगल वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस होल एम्प्लॉय, ये सोचा जा रहा है। अब ये हो कैसे, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय नाम से तो कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने एम्प्लॉय नाम से डेटा टाइप बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लैंग्वेज ये कह रही है, हमें क्या पता कि आप हमारी लैंग्वेज का यूज एम्प्लॉय को ऑटोमेट करने के लिए करोगे। कल को एक यूनिवर्सिटी वाला आ जाएगा
वो बोलेगा मेरे भी तो स्टूडेंट हैं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसकी ब्रांच है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब आप इस स्टूडेंट को अगर दिखाओगे तो आप बोलोगे स्टूडेंट नाम से डेटा टाइप दे दो, स्टूडेंट एस करके ऐसे करके। तो ये टाइप कहां से लेकर आएंगे? जिसने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, जिसमें ये प्रोग्राम लिखा जा रहा है, उसको क्या पता कि आप किसको दिखाओगे? तो उसने ये सब सोचा ही नहीं कि स्टूडेंट क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है। उसने कहा जो भी होता है उसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग जैसा कुछ होगा उसको हम लेकर पहले से आपको दे दे रहे हैं डेटा टाइप। लेकिन स्टूडेंट नाम से कोई डेटा टाइप किसी लैंग्वेज में नहीं है, एम्प्लॉय नाम से कोई डेटा टाइप किसी लैंग्वेज के अंदर नहीं। और बात भी सही है, कहां तक दोगे ऐसे आप? कल को आप बोलोगे मेरे पास एक किताब है, मैं उस किताब को दिखाना चाहता हूं, उस किताब का बुक का नाम है, उसके ऑथर का नाम है, उसका प्राइस है, नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब आप बोलोगे मैं 4 वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, एक वेरिएबल बना दो बुक टाइप से, तो बुक नाम से डेटा टाइप बना दें। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वालों को क्या पता कि आप बुक के बारे में सोच रहे हो फ्यूचर में? लैंग्वेज तो पहले बन गई। तो लैंग्वेज बनाने वाला इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग के बारे में सोच रहा है क्योंकि बहुत कॉमन है, हर जगह यूज हो रहा है। लेकिन अब आप अपने आप को और आसान में ले जाना चाहते हो, कह रहे हो नहीं इतना कौन मैनेज करेगा, और बढ़िया बढ़िया टाइप बना कर दो, और एडवांस टाइप बना कर दो। तो जिस समय सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जन्म हुआ 1972, उस समय ये टॉपिक डिस्कशन में था। 1972 में सी लैंग्वेज बन गई, बननी तो बहुत पहले शुरू हो गई होगी। तो जिस समय सी लैंग्वेज बननी शुरू हुई होगी उस समय ये सब नहीं सोचा गया था। लेकिन जब सी लैंग्वेज रिलीज हो रही है उस समय ये सारी बातें सोची जा रही थी कि अगर बुक को दिखाना पड़ा तो कैसे दिखाएंगे सी में, अगर ये सब करना पड़ा तो कैसे दिखाएंगे। तो उस समय उन्होंने कहा कुछ नहीं करते, बस रहने देते हैं। और सी में उन्होंने कुछ नया नहीं करा, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग के साथ सी को आगे रिलीज कर दिया। लेकिन सी के बाद जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी वहां पर इस बात को ध्यान रखा गया कि ऐसे डेटा टाइप भी हमें देने चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को भी इजी वे में कोड में दिखा पाए। तो अब सी के बाद जो लैंग्वेज बनी उनको ये सब दिखाना है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग के अलावा और डेटा टाइप लेकर आने हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर से तैयार है, कितने, किस तरह के कितने लाओगे? चलो आपने एम्प्लॉय कह दिया, स्टूडेंट कह दिया, टिकट, टिकट नाम से डेटा टाइप लाओगे? टिकट डेटा टाइप में क्या होगा? टिकट नंबर, टिकट की ट्रेवलिंग डेट होगी, टिकट का प्राइस होगा। तो ऐसे तो सर पता नहीं क्या क्या सोच लोगे आप। हमने कहा और क्या, ऐसे आप सोच लोगे प्लेयर है, प्लेयर का नाम है, उसके मैच है, उसका स्ट्राइक रेट है, उसकी सेंचुरी है, तो प्लेयर को कहां से दिखाओगे? तो अब कंप्यूटर साइंस की दुनिया के जो लोग रहे होंगे उस समय, उन्होंने कॉन्सेप्ट को और जनरलाइज कर दिया। उन्होंने कहा किताब, प्लेयर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, और सोचो, और कितना सोच सकते हो और सोचो। हमने कहा मंगल ग्रह हो गया, ब्रह्मांड हो गया, तारे हो गए, मेट्रो हो गई, ट्रेन हो गई, और क्या क्या, पानी की बोतल हो गई, मोबाइल हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हेलमेट हो गया, इंसान हो गया, कुर्सी हो गई। और हमने कहा फिर तो दुनिया में जो है सब कुछ सोच लो। लास्ट यही है कि इस ब्रह्मांड में जो भी है सब सोच लो कि कल को आप प्रोग्राम में ब्रह्मांड की कोई भी चीज दिखाओगे, बस केस तो यही होगा लास्ट में, इससे ज्यादा तो नहीं सोच पाओगे। हमने कहा यही सोच लो कि इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज को मुझे प्रोग्राम में दिखाना है। अब बताओ कैसे दिखाएं? तो क्या करा गया, हमने कहा ठीक है करते हैं ऐसा। तो सबसे पहले एक नाम लेकर आते हैं, ब्रह्मांड की किसी भी चीज को अगर एक नाम से जानना हो तो एक नाम क्या होगा? जैसे मान लीजिए आज बहुत से लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, चंद्रमा पे जा रहे हैं, या समुद्र के अंदर जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है जो लोग मंगल ग्रह पे जाते हैं उनको ऐसी चीजें मंगल ग्रह पे नजर आती हो जो उन्होंने आज तक कभी पृथ्वी पर देखी ना हो। तो वो लोग जब पृथ्वी पर आएंगे तो क्या बोलेंगे? हमने वहां पर चीज देखी, चीज, चीज तो एक लेमैन का टर्म, बच्चों का टर्म है। टेक्निकल टर्म क्या होगा? ऑब्जेक्ट, कि हमने मंगल ग्रह पर कुछ ऑब्जेक्ट देखे, यूएफओ, अनफ्लाइंग ऑब्जेक्ट,
अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उड़न तस्तरियां देखी हमने, है ना। कोई बोलेगा बहुत सारे एस्ट्रॉइड हैं ब्रह्मांड में। अब एस्ट्रॉइड को तो आपने पहचान ली, पता नहीं कितनी चीज होंगी जिनको आप जानते ही नहीं होंगे। तो ब्रह्मांड के अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। पृथ्वी पर जो भी है वो ऑब्जेक्ट है। ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी तो आती है, तो पृथ्वी पर जो भी है वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि पानी की बोतल नहीं है, पहले ऑब्जेक्ट है। पंखा नहीं है, ऑब्जेक्ट है। आप इंसान नहीं हो, आप एक ऑब्जेक्ट हो। ये एसी नहीं है, ऑब्जेक्ट है। मेट्रो, ट्रेन, टिकट, बुक, प्लेयर, एम्प्लॉय, कुर्सी, जो ब्रह्मांड के अंदर है उसको हम एक नाम दे सकते हैं। वो एक नाम क्या रहा? ऑब्जेक्ट। तो अब हम ऐसी प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें हमारा फोकस किस पे रहेगा? ऑब्जेक्ट पे रहेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो हमने सब कवर कर लिया, कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि आप किसी प्रोग्राम में जिस चीज को दिखाना चाहते हो वो इस दुनिया का हिस्सा होगा, इस ब्रह्मांड का हिस्सा होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक बना जिसका नाम क्या रखा गया? ऑब्जेक्ट। अब कोई आपसे पूछे हिंदी में ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बोलोगे? दुनिया की या ब्रह्मांड की किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो बोलेगा एग्जाम्पल, तो रटे रटाई मत देना, जिस जगह खड़े हो उस आसपास देखना, जो मिल जाए वो ऑब्जेक्ट है। इसी बात को अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या बोलोगे? एनी रियल वर्ड एंटिटी इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो हमारे ब्रेन का थॉट प्रोसेस हिंदी में बोला तो तुरंत समझ में आ गया, अंग्रेजी बोला तो समझ आता लग रहा है, जो कि बात एक ही है। एनी रियल वर्ड एंटिटी इज नोन एज ऑब्जेक्ट। हिंदी में दुनिया की या ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, एक ही बात है। समझने के लिए आप कैसे समझो, लेकिन जब आप किसी को बताओगे तो उसी लैंग्वेज बताना है जो सामने वाला समझता है। ठीक है, अब हमारा फोकस प्रोग्राम में किस चीज को लेकर है? ऑब्जेक्ट को लेकर है। फोकस, फोकस की अंग्रेजी फोकस भी होती है ना, ध्यान हिंदी में कहते हैं। और एक और शब्द बनाया गया, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को कहते हैं फोकस। आप कहाँ फोकस करना चाहते हो? हमने कहा इस बार हमारा फोकस गुणा भाग करने पर नहीं होगा, इस बार हमारा फोकस होगा दुनिया की चीजों को प्रोग्राम में दिखाने पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड। अब जो हमारी प्रोग्रामिंग रहेगी, हमारी जो प्रोग्रामिंग होगी, उस प्रोग्रामिंग में हमारा फोकस किस पे रहेगा? ऑब्जेक्ट पे रहेगा। क्या बनकर आ गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या गलत है इसमें बताओ? क्या समस्या है इसको पढ़ने में? बढ़िया टॉपिक है, एकदम फर्स्ट क्लास टॉपिक है, कोई समस्या ही नहीं है इसमें तो। और मुझे तो लग रहा है शायद ही कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जो आज इसके बिना चलता हो, क्योंकि आज दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर उन्हीं चीजों को ऑटोमेट कर रहे हैं जो दुनिया में है, और जो दुनिया में है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर जो आज आप यूज करते हैं जाने अनजाने में, सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। या मैं ऐसे कह दूं, सी को छोड़ दो, आपकी लाइफ की हर लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो सी के बाद जब सी प्लस प्लस बनी थी 1982-83 में, तो सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ऐड किया गया था। इवन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि सी प्लस प्लस हमारी लाइफ की पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन उससे पहले एक लैंग्वेज और थी जो लेट 70s में ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करने लगी थी, सिमुला। सिमुला नहीं है ये, सिमुला। ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस में जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अपने अंदर रखा। इसने कहा कि हम दुनिया के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर दिखा सकते हैं। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इनके अलावा हमारे यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने की व्यवस्था है। ठीक है, अब सिमुला के बाद स्मॉल टॉक एक लैंग्वेज आई, उसने भी इंप्लीमेंट किया। फिर सी प्लस प्लस आई, तो सी प्लस प्लस ज्यादा पॉपुलर हुई इस चीज को लेकर।
तो हमारी दुनिया में हमें ये लगने लगा कि सी प्लस प्लस ही पहली लैंग्वेज है जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट किया था। सी प्लस प्लस तो तीसरी लैंग्वेज है, उससे पहले दो आ चुकी है, सिमिलर और स्मॉल टॉक। उसके बाद तो लाइन लगी हुई है, हर लैंग्वेज आज की डेट में जो बनी है वो सी प्लस प्लस है। 1984-85 के बाद से जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस, तो जावा, पाइथन, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, हम तो पाइथन पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाइथन में भी ये होता है इसलिए सुना रहे हैं कहानी। तो फिर ये कहानी तो आप जब जावा पढ़ाते होगे तभी सुनाते, हमने कहा क्योंकि जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो फिर ये कहानी तो हम तब भी सुनेंगे जब हम सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, हमने कहा सुननी तो सही है। आधा घंटा लगाएगा कौन, आधा घंटे में 4 प्रोग्राम रन हो जाएंगे कॉलेज में। क्यों पढ़ रहे हमने वो 4 प्रोग्राम, वो समझ में कभी नहीं आएगा लाइफ में। अगर आधा घंटा हम लगा देते ये जो मैंने लगाया तो शायद हमारा नजरिया बदल चुका होता कोडिंग का। तो कॉलेज में क्या होता है, बैठ जाओ लैपटॉप पर बस टक टक करते रहो, प्रोग्रामिंग नहीं करवाते, वो टाइपिंग करवाते हैं, टाइप करो। तो टाइपिंग के अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, सी लैंग्वेज थोड़ी टाइप करेंगे। बहरहाल वो जो समय था वो निकल चुका हमारा। तो अब मार्केट में जितनी लैंग्वेज आई हैं 84-85 के बाद से, वो सब हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है। अच्छा, कुछ लोग इसमें ना एस लगा देते हैं, ऊप्स कह देते हैं। एस का कोई रिलेवेंट खास है नहीं, लेकिन जिन लोगों को ऊप्स बोलना है उनके लिए एस का मतलब स्ट्रक्चर कर दिया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सही वर्ड, ऑथेंटिक वर्ड ऊप है, एस नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने रियल वर्ड ऑब्जेक्ट का ऑटोमेशन आसान कर दिया। जब ये नहीं थी तो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट को टुकड़ों में दिखाया जाता था। जैसे मुझे किसी एम्प्लॉय को दिखाना है तो उसके कई टुकड़े कर लो, पहले उसका नाम अलग कर दो, सैलरी अलग कर दो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग कर दो, अलग अलग 6-7-8 वेरिएबल बनाओगे, वो 6-7-8 वेरिएबल इकट्ठा मिलकर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो काम तो हो रहा होगा, लेकिन समझने में टाइम ज्यादा लग रहा होगा, कोड लेंदी हो जा रहा होगा। जिसने लिखा उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा इंसान अगर पढ़ेगा तो उसे क्या पता कि आप क्या दिखा रहे हो। आप एम्प्लॉय दिखा रहे हो, कस्टमर दिखा रहे हो, या आप प्लेयर दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो क्या पता उसे। क्योंकि आपके मन में होता था कि 5 चीजें इसको दिखा रही हैं, प्रोग्राम में वो मन नहीं लिखा सकते थे, आप अपने मन को प्रोग्राम में नहीं दिखा सकते थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने उस काम को आसान कर दिया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक दैट सिंप्लीफाई ऑटोमेशन ऑफ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीका है, किसका तरीका है, जो दुनिया के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑटोमेट करने का एक आसान तरीका दिया। अगर ये नहीं है तब भी काम हो ही रहा है, लेकिन प्रोग्रामर को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे कोड को समझने में, कोड को लिखने में। और दूसरा प्रोग्रामर जब आएगा उस काम, उस कोड को समझने में, उसको और ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आज तो बहुत ज्यादा होता है, कि एक एम्प्लॉय 1 साल से ज्यादा कहीं टिकता ही नहीं है, स्विच मारता रहता है सैलरी बढ़ाने के लिए, प्रोजेक्ट पूरा हो ही नहीं पा रहा है। एक प्रोजेक्ट पे 10-10 लोग काम कर रहे हैं, पूरा ही नहीं हो रहा है। अब जो नया बंदा आ रहा है पहले उसे पुराने वाले का लिखा हुआ समझना पड़ता है वो कर क्या रहा था। तो अगर हम आज पुराना अप्रोच यूज करेंगे तो टेंट्स को इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज अ टेक्निक that simplify automation of real world entities। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक तरीका है जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का जो ऑटोमेशन है
उसको आसान करती है। रियल वर्ड एंटिटीज का मतलब हो गया एम्प्लॉय हो गया, जो जो मैंने बोले सब लिख लो। टिकट हो गई, और आपका बैंक हो गया, है ना, आपका स्टूडेंट हो गया, एटसेट्रा। ये मैंने वो नाम लिखे हैं जो हम देखते रहते हैं, जिससे कि हम कनेक्ट जल्दी होंगे। बाकी जो आपको दिख जाए वो सब रियल वर्ड ऑब्जेक्ट। अब इस टेक्निक के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए, इस टेक्निक के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए। ऑब्जेक्ट जो मेन फोकस है हमारा, एक कॉन्सेप्ट रखा गया क्लास का, एक कॉन्सेप्ट रखा गया इनहेरिटेंस का, एक रखा गया इनकैप्सुलेशन का। तो फिर इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट रखे गए जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे जो एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट पर सोच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको भी तो सोचेंगे भाई। जब आप कोई घर खरीदने जाओगे तो घर खरीदने से रिलेटेड जो और बातें हैं वो भी तो सोचोगे। क्या रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, उसकी भी कॉस्ट आएगी। उसके बाद अथॉरिटी से एनओसी लेनी पड़ेगी, उसके नॉर्म्स होंगे, वो भी देखना पड़ेगा। सिर्फ घर खरीदने से काम नहीं होगा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो भी समझनी पड़ती हैं। आप कोर्स करने आए ड्यूकेट में, तो सिर्फ कोर्स करना ही सही नहीं है, आपको सब समझना पड़ेगा कि कोर्स में कितनी फीस लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे आगे बढ़ा जाएगा। सेम जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एंटर कर रहे हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट से सब कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो भी तो समझनी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो बातें होती हैं उनको लेकर कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए। देयर आर फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहला कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हमारा तो फोकस ही यही है। फिर अगला बनाया गया कि भाई क्लास होनी चाहिए। फिर एक बनाया गया इनहेरिटेंस होना चाहिए। फिर इनकैप्सुलेशन होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए, एटसेट्रा लिख देते हैं क्योंकि काफी है ये भी। ये वो है थोड़ी नामी ग्रामी है ना, ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये तभी एग्जिस्ट करते हैं जब आप ऑब्जेक्ट की दुनिया में एंटर करते हैं। इसलिए हमें ये सारी बातें सी में पढ़ाई नहीं जाती क्योंकि सी इस टेक्निक को फॉलो ही नहीं करती, सी में टेक्निक होती नहीं। इसका मतलब सर बड़ा क्लियर हो गया, सी में रियल वर्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोमेट करने के सॉफ्टवेयर बनते ही नहीं होंगे। हमने कहा बिल्कुल क्लियर, नहीं बनते होंगे। सी में क्या बनता होगा? साइंटिफिक एप्लीकेशन। कॉलेज लाइफ याद कर लो, सारे प्रोग्राम सी में जो पढ़ाए हैं आपने बनाए हैं वो सब वही हैं। फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्राइम नंबर, इवन ऑड, पास्कल ट्राइंगल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स डिवीजन, सब गणित है। ध्यान से सोचो, फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट कर लो, डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो, सेल्सियस बना दो, लीप ईयर निकाल लो, सब गणित चल रही। ध्यान से सोचो, इससे बाहर आप निकले ही नहीं कभी, क्योंकि सी में है ही है करने के लिए। सी का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था। और दूसरा यूज सी का कहाँ होने लगा? सिस्टम प्रोग्रामिंग। क्योंकि सिस्टम प्रोग्रामिंग रियल वर्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोमेट नहीं करती है। जैसे कंपाइलर बना लो, ऑपरेटिंग सिस्टम बना लो, ड्राइवर बना लो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, जहां पर रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो सारे काम सी में कर लो। तो सी दो ही जगह यूज होती है, पहला साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने में यूज होती है, और दूसरा जो हमारे
नॉन रियल वर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कभी दिखाना हो, जैसे सिस्टम प्रोग्रामिंग, वन वर्ड अगर बोलूं सिस्टम प्रोग्राम, तो साइंटिफिक एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोग्रामिंग दो ही जगह सी का यूज है। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और आपका पर्पस इन दोनों में से कोई नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा आप फायदा नहीं ले पाएंगे सी से, कुछ प्रोडक्टिविटी निकलेगी नहीं आपकी। हाँ, लर्निंग तो होगी, सीधी सी बात है, नॉलेज कभी खराब नहीं जाती, लेकिन आप सोचो मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा सी का यूज करके, फाइनल कुछ दिखेगा और मेरा पर्पस ये दोनों नहीं है तो नहीं दिखेगा, कुछ है ही नहीं वहां पर ज्यादा करने को। फिर तो सीखते रहो बस कि लूप होते हैं, कंडीशन होती है, आगे फायदा मिल जाएगा कभी किसी और लैंग्वेज में। ठीक है, अब एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो इस टेक्निक को मानती हैं तो उनको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कोड में लिखने के लिए सिंटैक्स देना होता है। तो सी के अंदर ऐसा कोई सिंटैक्स नहीं है, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है, ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है जो इन सारी बातों को प्रोग्राम में दिखा पाए। सी प्लस प्लस में ऐसे कीवर्ड हैं, ऐसे ऑपरेटर हैं, जावा में है, पाइथन में है, और भी लैंग्वेज रही होंगी। तो अब जो भी लैंग्वेज मानना चाहती है इस टेक्निक के लिए, उसे इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सिंटैक्स बनाकर देने पड़ेंगे प्रोग्रामर के लिए। ऐसी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाएगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरीका है, जो इस तरीके को मानने वाली लैंग्वेज होती है वो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज किसी एक का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, कोई भी लैंग्वेज इसको मान सकती है। जो मानेगी उसे इन सारे कॉन्सेप्ट का क्या देना पड़ेगा, सिंटैक्स देना पड़ेगा। अब कुछ लैंग्वेज ये कहती हैं कि भाई हमें तो ये शुरू के 3 चाहिए, बाकियों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है। कोई लैंग्वेज कह रही है नहीं हम तो ये शुरू के 4 का सिंटैक्स देंगे, इन इसकी जरूरत नहीं है मेरे लिए। कोई लैंग्वेज कह रही है हमें इसकी जरूरत नहीं है, बस इन दोनों की जरूरत है। ऐसा भी होने लगा। अब लैंग्वेज अपने अपने हिसाब से चीजों को समझने लगी कि यार ये ना सब कुछ है, हमें इतने की जरूरत नहीं है, हम अपनी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक का एक पोर्शन सपोर्ट कराएंगे बस। तो किसी ने कहा कि हम सब इंप्लीमेंट करेंगे, किसी ने कहा कि हम बस शुरू के 2 करेंगे। तो फिर लैंग्वेज ने अपने अपने हिसाब से ये करना शुरू कर दिया। लैंग्वेज से ये नहीं कहा गया कि नहीं या तो सारे मानो या कोई मत मानो, आप अपने हिसाब से जितना मानना चाहते हो उतना मान सकते हो। तो सी प्लस प्लस में सारी बातें होती हैं, ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, सारा है। जावा में सारा है। जावा ने कुछ कस्टमाइजेशन किया, इनहेरिटेंस में कुछ इफ एंड बट लगा दिया कि हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे, हम ऐसे नहीं चलेंगे वैसे चलेंगे। कर लो, जिसको अपने हिसाब से जो करना है कर लो, कोई रोक टोक नहीं है। जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज आई, उसने अपने हिसाब से डिफाइन करना शुरू कर दिया। पाइथन ने कहा कि हम शुरू के 3 मानेंगे, तो हम तो पाइथन प्रोग्रामर है, तो पाइथन ने कहा हम तो शुरू के 3 मानेंगे, बाद के 3 मानेंगे ही नहीं। मान लो, आपकी मर्जी, हर कोई अपने अपने हिसाब से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आ रहा है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ जब आई थी तो बस शुरू के 3 ही बात मानती थी वो। पाइथन के अंदर इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन था ही नहीं। तो पाइथन के प्रोग्रामर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के नाम पर बस शुरू के 3 टॉपिक ही पढ़ने होते हैं। बढ़िया, बच गए। बच नहीं गए, ये आपका नजरिया है। पाइथन का जहां यूज होता है वहां पर ये टॉपिक की जरूरत ही नहीं होती होगी, इसलिए पाइथन में इनकी यूज ही नहीं है। जहां पर जावा सी प्लस प्लस यूज होती होंगी लैंग्वेज, वहां पर इनका भी यूज होता होगा, इसलिए वहां पर लोग को पढ़ना पड़ता, मजबूरी है। समय के साथ पाइथन वहां यूज हो रही है जहां पर जावा यूज हो रही है। आज पाइथन का यूज क्या वहां नहीं हो रहा था, जावा यूज हो रही थी। वेब डेवलपमेंट करने के लिए आप पाइथन का यूज नहीं कर सकते, जेंगो नहीं पढ़ सकते हैं आप। 2005 में जेंगो बना दी गई। 2005 से पहले तो जेंगो था ही नहीं, 2005 से पहले तो वेबसाइट डेवलपमेंट पाइथन में होता ही नहीं था, लेकिन 2005 से तो होने लगा। अब वेबसाइट डेवलपमेंट में तो सर इनकी जरूरत पड़ती है, अब क्या करें। तो लैंग्वेज के वर्जन बदल रहे हैं, अगले वर्जन में कर देंगे सपोर्ट, क्या दिक्कत आ रही है। तो पाइथन ने समय के साथ
इन तीनों को जो बच गए थे इनके लिए आपको सपोर्ट दे दी पूरी तरह से। आज भी पाइथन में ये नहीं है। तो अगर हम पाइथन में इनकैप्सुलेशन करना चाहते हैं तो ये उस तरह से नहीं होता जिस तरह से जावा में और सी प्लस प्लस में होता है, लेकिन आप कर सकते हैं, एक तरीका है। ठीक है, ये तीन बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जावा में सी प्लस प्लस में होते हैं, उसी तरह से पाइथन ने भी दिए हैं। आगे के तीन जबरदस्ती पाइथन को मजबूरी में देने पड़ गए बाद में। तो आज भी बहुत से लोग बहुत सी जगह पर इन तीनों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। आज भी जरूरत नहीं है इनकी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जेंगो वाले थोड़ा बहुत इसको यूज करते हैं, थोड़ा बहुत। जो लोग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई फील्ड में जाना चाहते हैं उनको इससे मतलब ही नहीं, क्योंकि ये उनसे क्या तो होते ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ेगा उन्हें कुछ, क्योंकि उनको कभी भी यूज नहीं करना होगा। आप में से जितने लोग डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई वाले हैं, कभी भी आगे के तीन टॉपिक ना सुनेंगे ना कभी पढ़ेंगे। शुरू के तीन का यूज है। लेकिन आप में से जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, जेंगो वगैरह में जाएंगे तो आपको बाद के तीन सुनने को मिल जाएंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट तो पाइथन में बाद में आया है ना, 2005 में। इसका मतलब जब पाइथन बनी थी 1991 में, इतनी थी, इतना ही था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ठीक है, चलिए, तो हम इन तीनों पर बहुत ध्यान देंगे क्योंकि हर जगह यूज होगा, और इनको हम जल्दी से अपना कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अगर कभी मिल जाए रास्ते में ये, तो हमें एटलीस्ट पता तो ये होते क्या है। पाइथन के इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता ये तीनों, पाइथन के इंटरव्यू में भी नहीं पूछे जाते। पाइथन के इंटरव्यू में शुरू के तीन ही पूछे जाते हैं, बाद के तीन पूछे नहीं है ही नहीं। पूछने वाले को पता है कि पाइथन इन तीनों के लिए बनाई नहीं गई, तो पूछता ही नहीं इसलिए। बहुत कुछ और पूछने को, यही क्यों पूछेंगे। लेकिन शुरू के तीन आप रेडी रहो अपने आप को, बिल्कुल पूछा जाए। चलिए, तो अब देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल नहीं, मल्टीपल। ये कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है सिंटैक्स। जिस कहानी का कोड लिखा जा सके उस कोड को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। सिमुला, स्मॉल टॉक, सी प्लस प्लस, पाइथन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सी नहीं, ऑब्जेक्टिव सी है, ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट, जे शार्प, सी शार्प, जावा, आर, रूबी। इनमें से बहुत से के नाम शायद हमने सुने ही नहीं होंगे, और ऐसी बहुत सी हैं जो ईटीसी के अंदर आ गई होंगी। चलो, इन्होंने बोल दिया तो लिख देते हैं। Kotlin। ये दो लैंग्वेजेस iOS डेवलपमेंट में यूज होती हैं। जो आईफोन में ऐप्स आती हैं वो इन दोनों बनती हैं, ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट। जो एंड्रॉयड की ऐप आती हैं वो सी प्लस प्लस, जावा और कॉटलिन, इन तीनों बनती हैं।
जो एंड्रॉयड फोन आप चलाते हो ना, उसके अंदर जो ऐप जितनी भी हैं, चाहे वो प्ले स्टोर में बनी है, चाहे वो पहले से इंस्टॉल्ड होकर आई हैं, वो इन 3 लैंग्वेज बनती हैं, C++ में, जावा में और कॉटलिन में। चलिए, तो हम पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर कोई आपसे बोलेगा ऑब्जेक्ट क्या है, तो सर आपने बता तो दिया, अभी वही लिख दो, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब मैं इसको थोड़ा सा बेटर करता हूँ, इतना तो हम जानते ही हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बेटर करता हूँ। एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, जब हम रियल वर्ल्ड एंटिटी शब्द को बोलते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे दिमाग में से फिजिकल एंटिटी आ जाए, टेबल, चेयर, फैन, AC, पानी की बोतल, मोबाइल, इंसान। रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फिजिकली नहीं है, लॉजिकली है। रियल वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फिजिकल नहीं है, हैं लॉजिकली है। सर ऐसी कौन सी चीज है जो फिजिकल नहीं है बट है? हमने कहा अच्छा ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये आप बैंक है, तो बैंक तो फिजिकल होता है, हमने कहा उसकी बात नहीं हो रही। बैंक एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कस्टमर है, पर ये फिजिकल है, हमने कहा ये भी ऑब्जेक्ट है। पर यहाँ पे एक एम्प्लॉय बैठा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, फिजिकल है। अब आप एज ए कस्टमर बैंक के एम्प्लॉय के पास जाते हो और कहते हो मेरा अकाउंट ओपन कर दो। बैंक के एम्प्लॉय ने क्या करा, आपका अकाउंट ओपन कर दिया, कंप्यूटर पर कुछ टक टक करा और आपका अकाउंट ओपन। अब आपने बैंक वाले से कहा लाओ मुझे दे दो, घर ले जाऊंगा। अब बताओ आपको क्या दे? पासबुक? अरे पासबुक तो अलग है, वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। ATM कार्ड वो अलग ऑब्जेक्ट है। मैं तो क्या मांग रहा हूँ, अकाउंट नंबर, अकाउंट मांग रहा हूँ, अकाउंट दे दो मुझे मेरा, अपने घर ले जाऊंगा अकाउंट अपने। समझ में आ रहा है? लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। फिर फिजिकल थोड़ी अकाउंट होता है कहीं। फिजिकल तो कंप्यूटर है, इंसान है, कुर्सी है, मेज है, बिल्डिंग है। अकाउंट कहाँ है? अकाउंट तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो वो जो बैंक का अकाउंट खुला है आपका, वो आप एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो कि वो भी एक ऑब्जेक्ट, तो फिजिकल नहीं है वो कैसा है? लॉजिकल। दूसरा, मान लीजिए ये एक कॉलेज है, इस कॉलेज में आप कई सारे डिपार्टमेंट को देखते हैं। मान लीजिए BTech डिपार्टमेंट, MBA डिपार्टमेंट, MCA डिपार्टमेंट। ध्यान से सोचो, जब आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो एक बिल्डिंग में एंटर कर गए, बिल्डिंग के अंदर आप चले गए BTech डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट कहाँ है? वो तो दीवार है, छत है, फर्श है, डिपार्टमेंट कहाँ है? आप MCA डिपार्टमेंट चले गए, डिपार्टमेंट थोड़ा ना है, वो तो छत पड़ी हुई है, दीवार लगी हुई है, नीचे फर्श। डिपार्टमेंट कहाँ है? लॉजिकल है भाई। अरे क्लास में तो दीवार है, छत, मेज, टेबल पड़ी है, क्लास कहाँ है? तो सर ये वो चीजें हैं जो फिजिकल थोड़ा ना है, ये तो लॉजिकल है। डिपार्टमेंट एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो तो थोड़ी है कोई कि मैं छू के आऊंगा डिपार्टमेंट को, कहाँ है? तो आपने दीवार को छुआ। समझ में आ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कॉलेज के अंदर हर डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट से दिखाया जा सकता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा ठीक है, एक टॉपिक मैंने अभी कल ही खत्म करा है, लास्ट क्लास में खत्म करा है। उसमें मैं एक लाइन लिखता था, कनेक्शन इक्वल टू और पाई माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट, और यहाँ पर कुछ लिखता था। तो इस लाइन से मैं क्या बताता था आपको कि कनेक्शन बनकर आ गया। अब बताओ कनेक्शन कहाँ है? कनेक्शन देखने में कैसा होता है? लाल होता है, पीला होता है, लंबाई कितनी होती है कनेक्शन की, ऊंचाई कितनी होती है, कितना वजन होता है कनेक्शन में, कैसा है कनेक्शन? बिजली चलता है, पानी चलता है, कनेक्शन कैसा देखने में कैसा होता है? सर उसका कोई रूप ही नहीं है, कोई पिक्चर ही नहीं है कनेक्शन की। है, हमने कहा है,
है, तो ये जो कनेक्ट फंक्शन था जो आपने लास्ट क्लास में यूज किया था, मैंने आपसे कहा था एक कनेक्शन ला कर देगा, तो वास्तव में ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट ला कर देता। तो कोई ऑब्जेक्ट होता होगा, कनेक्शन नाम से बनता होगा इंटरनली, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट आता होगा, और हम इस वेरिएबल में उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहे हैं। ऐसे ही फिर मैं आपसे कहता था कि कनेक्शन पे कर्सर बनाओ, तो कर्सर एक मेथड है, कर्सर मेथड हमें कर्सर ला के देता था, तो जो कर्सर होता था वो भी तो एक ऑब्जेक्ट होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात को समझने बड़ी आसानी है हमारे लिए कि रियल वर्ल्ड एंटिटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, लॉजिकल भी होती है। कुछ तो ऐसी हैं जो हमने रियल लाइफ में एग्जाम्पल से समझी, डिपार्टमेंट बैंक का अकाउंट, और कुछ तो लकीली ऐसी हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, कनेक्शन। कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट था, कर्सर एक ऑब्जेक्ट था। जब हम अगर हम अपने आप को आज से 15 साल पहले ले जाएं, जब मोबाइल स्मार्टफोन नहीं होते थे, गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी 2 महीने की, तो कैसे 2 महीने काटते थे? स्मार्टफोन नहीं होते थे, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। रिलेटिव्स के चले जाते थे, कुछ कॉमिक्स पढ़ते थे, कुछ खेलते थे बाहर जाकर। तो जब हम कॉमिक्स पढ़ते थे तो कॉमिक्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते थे, चाचा चौधरी, साबू, रमन, बिल्लू, पिंकी, कहीं है देखे मिले कभी आपको? ये उनको भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या मान सकते हैं? ऑब्जेक्ट। चाचा चौधरी कौन है? एक ऑब्जेक्ट। साबू कौन है? एक ऑब्जेक्ट। राका कौन है? एक ऑब्जेक्ट। तो सर हम तो ये सब बातें जानते हैं, हमने कहा बस जो जानते हैं उसी को तो समझ रहे हैं, दोबारा कुछ नया थोड़ी पढ़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इससे ज्यादा आसान टॉपिक कोई नहीं है, क्योंकि ये सब दुनिया में है, और जो चीज दुनिया में वही पढ़नी हो तो उसमें पढ़ना क्या है? ये तो है ही, तो हम जानते ही हैं भाई। जो चीज हम ऐसी पढ़े जो दुनिया में नहीं है तो अजीब लगेगी, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं जो दुनिया में है ही नहीं, पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। तो एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, फिजिकल और लॉजिकल, आगे बढ़ाते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि थोड़ा ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर देखिए, अभी आप आउटर लेवल पे ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं, अब आप ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर देखिए थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर देखिए, मतलब मेरे सामने मोबाइल रखा है, मैं मोबाइल के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैंने मोबाइल के बारे में सोचा कि इसकी कंपनी है, इसका वेट है कुछ, इसमें रैम है कुछ, कुछ रोम है, इसका प्रोसेसर का साइज है। तो मैंने क्या पाया? ये पानी की बोतल है, इसका भी कोई प्राइस होगा, इसकी भी कैपेसिटी होगी। कीबोर्ड, तो सर इसका ही ब्रांड होगा, इसका ही प्राइस होगा, इसकी लेंथ होगी, इसकी विड्थ होगी। तो अगर आप ध्यान से समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्या होती है? प्रॉपर्टीज। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी लेंथ होती है, सबकी, तो जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर उसी तरह की प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ होती होंगी। अब जैसे आप एप्पल को देखकर आओगे, तो एप्पल के अंदर आप उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं, स्वीटनेस, उसका टेक्सचर। अब आप बोलो सर मोबाइल की स्वीटनेस नहीं है, अरे तो ये अलग ऑब्जेक्ट है, वो अलग ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी। अकाउंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी? अकाउंट नंबर, अकाउंट का बैलेंस, अकाउंट का टाइप, अकाउंट ओपनिंग डेट। अब ये थोड़ी बोलोगे कि मोबाइल का मोबाइल नंबर या मोबाइल ओपनिंग डेट क्या है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है। पानी की बोतल की अपनी प्रॉपर्टीज, एसी की अपनी प्रॉपर्टीज है। एसी की प्रॉपर्टी में क्या आएगा? एसी का टन कितना है, 2 टन का है कि 3 टन का है। अब अभी थोड़ी बोलोगे कि अकाउंट में टन नहीं है मेरे। तो जो ऑब्जेक्ट उसकी वैसी प्रॉपर्टी। तो जनरल बात क्या करी जा रही है कि ऑब्जेक्ट्स में प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं? जैसा ऑब्जेक्ट उसी तरह की प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती होंगी। ठीक है, तो एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, फिजिकल और लॉजिकल, हैविंग प्रॉपर्टीज एंड, अब किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज आपने देख ली। अच्छा बताओ, दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दो ही तरह से अवेलेबल है, या तो वो नेचुरल है
प्रकृति ने बना कर दिया, ठीक है। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये सब नेचर के अंदर है। इंसान तो बना नहीं सकता कोई ग्रह, है ना। तो दूसरा, इंसान ने बनाए कुर्सी, मेज, पंखा, कंप्यूटर, मेट्रो, है ना, ये सब इंसान ने बनाई। बिल्डिंग, ये सब इंसान की बनाई चीजें हैं। तो दुनिया में दो ही तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, या तो नेचुरल है या ह्यूमन मेड है। अब ये बताओ, अगर हम ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट की बात करें, तो कोई भी इंसान अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहा है, कोई भी चीज बना रहा है, तो किसी पर्पस के लिए बना रहा होगा। पर्पसलेस तो कोई इंसान कोई काम करेगा नहीं। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कोई पर्पस होगा, आप पढ़ रहे हो आपका पर्पस होगा। इंसान मतलब ही होता है, बिना मतलब कोई काम तो करेगा नहीं। तो इंसान अगर कोई चीज बनाई है तो कोई काम तो करती होगी वो। क्या बोलेंगे उसे? बिहेवियर या फंक्शनलिटी। तो अब मोबाइल ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी क्या है? कॉल करना, मैसेज करना। इसकी फंक्शनलिटी को बढ़ाते रहेंगे, इसमें ऐप डालते रहो, फंक्शनलिटी बढ़ती जाएगी। बेसिक फंक्शनलिटी, कॉल करना। कॉल करने की तो अलग से कुछ नहीं है, मोबाइल खरीदा तो कॉल तो करेगी कम से कम। एसी की फंक्शनलिटी, हवा तो देगा देगा, ठंडी हवा तो देगा ही देगा। माइक्रोवेव गर्म तो करेगी करेगा। वॉशिंग मशीन कपड़े तो धोएगी। तो दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टीज है, ठीक है, लेकिन उनका कोई काम भी तो होता होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो एक से ज्यादा काम करते होंगे, और ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो कम से कम एक काम तो करेगा ही, वरना बनाई क्यों फिर अगर वो काम ही नहीं करता है तो। इंसान तो ऐसा ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनाएगा जो कोई काम ना करे। तो आपको लगता है कि नेचर ऐसा कोई चीज बनाएगी जो काम करना हो? नेचर में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका काम ना होता हो। वो अलग बात है कि हम इंसान अभी उसको समझ ना पाए हैं कि वो चीज क्यों है दुनिया में। लेकिन अगर वो है तो उसका पर्पस जरूर होगा, कहीं ना कहीं उसका यूज जरूर होता होगा। फालतू में नेचर कोई चीज नहीं बनाती है ना। तो इस डेफिनेशन को अगर पूरा करा जाए तो एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी हैविंग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर या फंक्शनैलिटीज। अब जाके ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेशन बनकर तैयार हो गई। तो कोई आपसे अगर पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी फिजिकल और लॉजिकल हैविंग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। अब आप समझिए, आप चीजों को जानते हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, तो आपको मुझे ये डेफिनेशन समझाने में 8 से 9 मिनट लगे। जिसको आप बताएंगे अगर वो एक लेमैन हुआ, तो आपको 8 से 9 मिनट से ज्यादा टाइम देने पड़ेंगे उसे समझाने के, तब उसे समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। और आपने उसे बस पढ़ दिया कि एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी हैविंग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, तो ये आपको ही पता है कि जिसको आपने बताया उसे क्या समझ में आया होगा। बराबर। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं प्रोग्रामर के लिए, जो प्योर प्रोग्रामर है वो कहानी में इंटरेस्ट रखता ही नहीं है, वो कह रहा है मुझे कहानी मत सुनाओ। प्रोग्रामर के लिए ऑब्जेक्ट की ये डेफिनेशन सूट नहीं करती। एज ए प्रोग्रामर वो नहीं चाहता कि मुझे ये वाली डेफिनेशन बताई जाए, तो प्रोग्रामर दूसरी डेफिनेशन चाहता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए, ये जो मैंने अभी लिखा है ये है प्रोग्रामर के लिए डेफिनेशन। प्रोग्रामर को ये चाहिए। अगर प्रोग्रामर ये जानता है तो वो प्रोग्रामर है। और अगर आप कह रहे हो मैं प्रोग्रामर हूं और ये डेफिनेशन मुझे पता है, तो आपने सिर्फ कहानी किससे पढ़े? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, कभी आज तक प्रोग्राम नहीं बनाया है। क्योंकि इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद जो मैंने हाईलाइट करी है, आप प्रोग्राम नहीं बना सकते।
आप किसी को समझा सकते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन प्रोग्राम नहीं बना सकते। ये वो डेफिनेशन है जिससे आप प्रोग्राम बना सकते हैं, भले ही आप किसी को समझा ना पाए ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन प्रोग्राम इसी से बनाएंगे आप। अच्छा, अब अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो, वो आपसे पूछे ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो क्या आप उसे ये वाली डेफिनेशन बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रोग्रामर थोड़ी है वो तो दुनिया की नजरों से ऑब्जेक्ट को समझना चाहता है, तो आप उसे ये बताएंगे। अगर आप किसी प्रोग्रामर से बात कर रहे हैं, है ना, आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन इंटरव्यू में बताना चाहते हैं, तो इंटरव्यू में ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पहले आपको ये बतानी चाहिए, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ये बताने से इंटरव्यूअर को एक फील होता है कि आपने कोडिंग करी हुई है। और अगर आप ये डेफिनेशन बताते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो वो तुरंत समझ जाएगा कॉलेज तक ही पढ़ा है, उसके बाद पढ़ा नहीं सुना आज तक। अगर वो कहे ये बताने के बाद कि और बताओ ऑब्जेक्ट के बारे में, और एक्सप्लोर करो, तब आपको यहां पर आना। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, इस डेफिनेशन को मैं भी और एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में एक तीसरी बात और कही जाती है, वो भी पहले हम समझ लेते हैं। और जो तीसरी बात है वो भी प्रोग्रामर के नजर से है, एक आम इंसान के नजर से ये बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझाता हूं रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेकर, जिससे कि आपको समझना आसान है। अगर मैं आपसे कहूं रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हाथी घोड़ा टेबल चेयर पानी की बोतल एसी ट्रेन मेट्रो बस ऑटो कार बाइक, रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका साइज कितना होता है, अर्थ का कितना स्पेस ये ऑक्युपाई कर रहे हैं, कितने एरिया पर ये हमारा अवेलेबल होते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? एक आंसर नहीं दोगे, आप अलग अलग आंसर दोगे। हाथी का साइज इतना होगा, चींटी का इतना होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। दोनों ऑब्जेक्ट, हमने कहा दोनों ऑब्जेक्ट है, चींटी भी ऑब्जेक्ट है, हाथी भी ऑब्जेक्ट है, हवाई जहाज भी ऑब्जेक्ट है, टाइटैनिक जो डूब गया था वो भी ऑब्जेक्ट था, आज जो जहाज होंगे पानी वाले वो भी ऑब्जेक्ट है, मेट्रो भी ऑब्जेक्ट है, ट्रेन भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप ये पूछो कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है दुनिया के अंदर, तो ये तो पता पाना असंभव है। हाँ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का साइज पूछोगे तो हम बता सकते कि हाथी का साइज इतना होता है लगभग, यहाँ से लेके यहाँ तक, चींटी का साइज यहाँ से यहाँ तक होता है, इंसान इतने से इतना होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, बट इन जनरल ऑब्जेक्ट का कोई एक स्टैंडर्ड साइज नहीं होगा। प्रोग्राम में जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मान लीजिए ये मेरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने कोई एक लाइन लिखी, इस लाइन से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो जब प्रोग्राम रैम में रन होगा, तो रैम में कितना मेमोरी एलोकेट होगा इस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। भी हम अपने प्रोग्राम में जो भी बनाते हैं वेरिएबल वगैरह जो भी लिखते हैं, और जब मेरा प्रोग्राम रन होता है रैम के अंदर, तो रैम का कुछ ना कुछ मेमोरी तो एलोकेट होता है प्रोग्राम रन कराने के लिए। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम में कोई ऑब्जेक्ट बनाने का कोड लिखता हूँ और फिर वो प्रोग्राम रैम में लोड होता है रन होने के लिए, तो रैम का कितना हिस्सा लगेगा मेरे ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, ये क्वेश्चन चल रहा है। तो आंसर आया कि ये आप प्रोग्रामिंग में भी नहीं बता सकते। आपने ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो क्या दिखा रहा है, दुनिया में क्या दिखा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का मेमोरी साइज कितना होगा। तो ऑब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग में पहले से मेमोरी साइज नहीं पता होता। ऑब्जेक्ट क्या पर्पस के लिए आपने बनाया है, उसमें कितनी प्रॉपर्टीज हैं उस पर डिपेंड करेगा ना। एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाया उसमें 10 प्रॉपर्टीज हैं, तो सर क्वाइट ऑब्वियस वो ऑब्जेक्ट जिसमें 10 प्रॉपर्टीज आपने दिखाई हैं वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का मेमोरी साइज पहले से नहीं बताया जा सकता। हम्म, हाँ, मतलब अकॉर्डिंग टू सम फैक्टर।
नहीं, वो खुद नहीं करता है, वो जितना मांगता है इंटरप्रेटर उतना साइज दे देता है उसे। सारा काम इंटरप्रेटर करेगा ना, इंटरप्रेटर से वो कहेगा मुझे इतना चाहिए, इंटरप्रेटर उतना दे देगा उसे। और इंटरप्रेटर भी मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम से कहता है, क्योंकि रैम एलोकेट करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ओएस की होती है, किसी और की नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट बोलेगा इंटरप्रेटर से, इंटरप्रेटर बोलेगा ओएस से, फिर ओएस देखेगा रैम में कहाँ खाली जगह पड़ी है, जितनी पड़ी है उतने में काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो उसको रिजर्व कर देगा और फिर वो दे देगा इंटरप्रेटर के लिए, इंटरप्रेटर दे देगा ऑब्जेक्ट के लिए। अभी सब घनघोर एब्स्ट्रैक्शन है पीछे, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ये सब बातें मैं बोल दी लेकिन दिखेंगे थोड़ी कहीं, ये तो सिर्फ समझने वाली बातें हैं कि हाँ ऐसा होता हो। तो अब हम तीसरी बात लिखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट इज ए डायनेमिकली allocated memory block, hence size of object is not known. Object is a dynamically allocated memory block, hence size of object is not known in it. तो कंप्यूटर साइंस में कोई भी प्रोग्राम जब रैम में रन होता है तो रैम की मेमोरी को दो तरीके से वो यूज करता है। पहला स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से जो मेमोरी ब्लॉक रिजर्व होता है उसे बोलते हैं स्टैटिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से जो मेमोरी ब्लॉक रिजर्व होता है रैम में उसे बोलते हैं डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक, या शॉर्ट में डायनेमिक मेमोरी या स्टैटिक मेमोरी भी कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी का साइज हमें पहले से पता होता है कि हमने कितना मांगा था उतना मिल रहा है। डायनेमिक मेमोरी का साइज हम पहले से नहीं बता सकते। स्टैटिक मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बदलती नहीं है। डायनेमिक मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कम ज्यादा कर सकते। प्रोग्राम रैम में रन होने आ गया, ऑब्जेक्ट ने मेमोरी मांगी, जितनी मांगे दे दी, प्रोग्राम चल रहा है, ऑब्जेक्ट और मांग रहा है, दे दो। ऑब्जेक्ट कह रहा नहीं कम कर लो, कम कर दो। लेकिन अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है रैम के अंदर, स्टैटिक मेमोरी बनी, अब जब तक प्रोग्राम बंद नहीं हो जाता ये इतनी रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्रामर को बता दी ना पहले इतनी, तो जब तक प्रोग्राम चलेगा हमेशा इतनी रहेगी। डायनेमिक मेमोरी बदल जाएगी क्योंकि हमने प्रोग्राम बताया ही नहीं है कितनी है, बदलते रहो कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक मेमोरी का ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मेमोरी से डिलीशन नहीं हो सकता, मेमोरी फ्री नहीं हो सकती। रैम के अंदर प्रोग्राम आया, दो मेमोरी ब्लॉक बनाए गए, स्टैटिक वाला और डायनेमिक वाला। प्रोग्राम चल रहा है, बंद नहीं है, प्रोग्राम चल रहा है। अब स्टैटिक मेमोरी को मैं डिलीट करना चाहता हूं, नहीं हो सकता। प्रोग्राम बंद होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट होगी। डायनेमिक मेमोरी प्रोग्राम के बीच में, अब मुझे लग रहा है इसकी आगे जरूरत नहीं है, प्रोग्राम आगे चल रहा है, मुझे लग रहा है इसकी आगे जरूरत नहीं है, डिलीट कर दो, डिलीट कर सकते हो। डायनेमिक मेमोरी को कभी भी डिलीट कर सकते हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। स्टैटिक मेमोरी को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आप डिलीट नहीं कर सकते। डायनेमिक मेमोरी को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डिलीट करने के कॉन्सेप्ट का ही नाम होता है गार्बेज कलेक्शन। तो जो गार्बेज कलेक्शन टॉपिक होता है किसी भी लैंग्वेज में, तो वहां पर गार्बेज डायनेमिक मेमोरी को ही रिप्रेजेंट करता है। स्टैटिक मेमोरी कभी गार्बेज नहीं, वो अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के साथ ही हमारा बंद होती है, यानी कि मेमोरी से फ्री होती है। चलो, तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड
ये 3 बातें हमें अच्छे समझ में आनी चाहिए। मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा ऑब्जेक्ट मेमोरी में आ गया, तो मतलब ये आपकी रैम है, कुछ नहीं हुआ है। रैम के अंदर एक बफर बनकर तैयार हो गया, एक ब्लॉक रिजर्व हो गया, इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मेमोरी में ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट मतलब एक मेमोरी ब्लॉक, एक बफर, और इसी के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज आकर स्टोर होंगी। दुनिया की नजर से ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है। कोडिंग की नजर से ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। एक ही चीज को 3 नजर से जब आप पढ़ते हैं तब आपको चीजें समझ में आनी शुरू होती हैं। मेरा फोकस इस डेफिनेशन को आगे लेके जाना होगा, क्योंकि हम कोडिंग करते हैं। कहानी सुनने के बाद हमारा जो काम होता है वो कोड बनाना होता है, बिना कोड के हम बेकार हैं। और कोड बनाने के लिए हमें ये वाली डेफिनेशन को आगे लेके जाना पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अब इसमें अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स का यूज करा गया है। एन हम जानते हैं, ऑब्जेक्ट भी हम जानते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। इस माने भी जानते हैं, एन माने भी जानते हैं। बस एक इस वर्ड को थोड़ा सा हमें समझना है। जानते तो होंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या है। बाकी ये भी हम जानते हैं, ये भी हम जानते हैं, इसको जानते तो हैं। ये भी तो क्लास ही है जहां बैठे हो आप लोग। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कोडिंग का, उस कॉन्टेक्स्ट में हम समझना चाहते हैं क्या इसका मीनिंग होता क्या है। तो इन 2 शब्दों को समझते ही ये डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाती है। इन दोनों शब्दों को मैं एक साथ समझाता हूं एक एग्जाम्पल लेकर। ठीक है? तो मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर है। इसको हमने काम दिया कि भाई कार बनाओ। भाई मैकेनिकल मशीन बनाता है, कार एक मशीन ही तो है। ठीक है, तो इससे हमने कहा भाई कार बनाओ। तो इसने अगर अप्रोच फॉलो करी कि चलो कार के जो भी इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और फिर उसको असेंबल करते हैं और कार तैयार, तो गलत अप्रोच होगी। पता चला जब ये कार बनाकर लेके गया रोड पर, ब्रेकर आया तो ग्राउंड क्लियरेंस प्रॉपर ही नहीं है। अब कार बार बार ब्रेकर पे लग रही है, बन चुकी है, बेल्डिंग हो चुकी है, ठोक पीट सब हो चुकी है, अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। जब कार में खोल कर बैठते हैं तो आगे का स्पेस ज्यादा रह गया है, पैर फैला के बैठ रहा है आगे वाला बंदा, पीछे वाला बैठ ही नहीं पा रहा है। कार की हेडलाइट जब रात को जलाई तो फोकस आगे जा ही नहीं रहा है, नीचे पड़ा। क्यों? क्योंकि हेडलाइट बहुत नीचे लग गई, आगे जा ही नहीं रहा फोकस। तो गलत तरीका है ना इसका। ये असेंबल क्यों कर रहा है, पार्ट क्यों ला रहा है, क्या करे। हमने कहा ये एक कागज ले, A4 शीट ले, उस A4 शीट पर पहले कार की ड्राइंग बनाई। अपने ब्रेन में सोचे कि मैं कार बना रहा हूं जिसकी लेंथ में इतनी रखूंगा, इसकी हाइट में इतनी रखूंगा, इसकी विड्थ में इतनी रखूंगा, आगे के लिए इतना स्पेस रखूंगा, इंजन के लिए इतना स्पेस रखूंगा, पीछे के लिए इतना स्पेस रखूंगा, बूट स्पेस में इतना रखूंगा। उसके बाद अपना और मेजरमेंट लगाए, उसे लगता है यार ज्यादा हो गया, तो अभी तो कागज में इरेजर ले, बिगाड़े और फिर सही कर ले। और ये पेंसिल से बनाए, पेन से ना बनाए, क्योंकि सीख रहा है बनाना, पहली बार थोड़ी सही हो जाएगी। पेंसिल से बनाए, हकीकत में बनाते हैं पेंसिल से ही बनाते हैं। पेन का यूज नहीं होता ऑफिसों में, पेंसिल का यूज होता है, क्योंकि इरेज कर सकते हो आसानी से। अब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया सर, कहाँ कागज पे लेके बैठे हो आप। कोई बात नहीं, हमारे पास ऑटो कैड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर ही है, 3D सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे। तो कंप्यूटर का बैठकर, कंप्यूटर में बिल्डिंग के बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट होंगे, कार के बने बनाए टेम्पलेट होंगे, उठा लो,
उन टेम्पलेट से आप अपनी कार की लेंथ, विड्थ, हाइट ये सब अपना बनाओ। और कम ज्यादा करना तो माउस से कम ज्यादा कर दो, कीबोर्ड से मेजरमेंट एंटर कर लो, अपने आप कम ज्यादा हो जाएगा। जब ये आप काम कर लो, अच्छे से हो जाए, डमी रोड डाल के देखो, कार को चला कर देखो, सिमुलेशन करो इसी में, इसमें सिमुलेशन करो। मान के चलो अंदर 5 आदमी बैठे हैं, ये रोड पड़ा हुआ है, रात हो गई है, लाइट जल रही है, फिजिकली नहीं, एक्चुअल में नहीं, सब सिमुलेशन चल रहा है। देखो क्या बिहेवियर आ रहा है कार का। तो सर ऐसे टाइम लगेगा, हमने कहा लगाओ, इतना लगाना लगाओ। ये थोड़ा ना कि ले आओ सारे पार्ट और नट बोल्ट जोड़ दो और ले आओ कार लेकर, बेकार है वो तो फिर। उसके बाद जब ये कार की ड्राइंग आप पूरी बना लोगे, तो इस ड्राइंग को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अप्रूव कराओ। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिखाओ कि देखो हमने कार की ड्राइंग बनाई है, इससे ना तो जो बाहर चलने वाले लोग हैं उनको खतरा होगा, और ना जो अंदर बैठे हैं उनको खतरा होगा। तभी तो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अप्रूवल देगा। ऐसा थोड़ी अपने मन से बना ली और लेकर आ गए रोड पर, अप्रूवल ही नहीं होगा तो पकड़ जाओगे। तो अप्रूवल जाएगा, हो सकता है वो आपको सजेस्ट करें कि इसमें ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये वो। हो सकता है पूरा प्रोसेस साल 2 साल का हो सकता है ये पूरा प्रोसेस साल 2 साल में पूरा हो पाए आपको। जब एक बार आपका अप्रूवल पूरा हो गया, मतलब आपके पास अब कार की एक फाइनल ड्राइंग आ गई जिसका अप्रूवल हो चुका है। कार की ड्राइंग जिसका अप्रूवल हो चुका है, अब आप पहुंचे मारुति कंपनी के पास। मारुति कंपनी के मालिक से कहा देखो मैंने एक कार की डिजाइन बनाई है, बिल्कुल अप्रूव्ड है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। आप एक काम करो, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो इस डिजाइन पे, पर कार 10% लूंगा मैं। डिजाइन तो मैंने बनाई है, 90% आप रखो, आपकी फैक्ट्री, आपके वर्कर, आपका सारा खर्चा, 10% लूंगा मैं तो। मारुति वाले बोला नहीं जाता है, 5% देंगे। टाटा वाले के पास चले गए कि मैंने ड्राइंग बनाई है, आप अगर देखो मार्केट आपका अच्छा हो जाएगा, आपकी बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, बढ़िया डिजाइन है एकदम। टाटा वाले को समझ में आ गई, 10% पे एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में ये भी लिख दिया कि अब किसी और के पास नहीं जाओगे, क्योंकि फिर वहां चले जाओगे फिर हमारे पास क्या अकेला रह जाएगा, हम यूनिक कैसे बनेंगे मार्केट। तो अब आपको जितनी कार बनेंगे इस ड्राइंग से, उनका 10% मिलेगा। अब सोचो टाटा कंपनी ने इस ड्राइंग से 1 लाख कार बना दी, 1 लाख का, एक कार 10 लाख की है, तो एक कार पे 1 लाख आपके घर में आएगा। तो जितनी कार बनाए गुणा 1 लाख, माला माल तो हो गया। हमारी कहानी भी खत्म हो गई। ये जो आपने इस ड्राइंग से अपनी कार बना ली है, कितनी बनाओगे? हमने कहा जितने चाहे उतनी बना लो। ये कार की ड्राइंग से आपने अपनी कार बना ली, कार 1, कार 2, कार 3। मेरी कहानी खत्म हो गई और मैंने जो समझाना था वो समझा भी दिया। अब बस आपको समझना है कि कौन सी 2 चीज हैं जिसको हम ड्राइंग कहते हैं। इस एग्जाम्पल में इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर साइंस की दुनिया में? क्लास। यही क्या है हमारी क्लास। और इस क्लास से जितनी एक्चुअल कार बनी है, यही सब क्या इंस्टेंस। तो ये कार वन इज एन इंस्टेंस ऑफ दिस कार ड्राइंग। ये इंस्टेंस, ये सब क्या है हमारे? सब इंस्टेंस है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कार है, इसको मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट है, तो कार 1 इज एन ऑब्जेक्ट, है ना। और उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ दिस कार क्लास। तो इसको मैं कार क्लास कह सकता हूँ, और ये जो कार ऑब्जेक्ट है ये कार क्लास का इंस्टेंस। ठीक है। तो जब ये बात हमारी समझ में आ जाती है, तो हम इंस्टेंस शब्द का मतलब हो गया कि जो कागज पे हमने कल्पना करी थी, जो हमने सोचा था, उसको हमने हकीकत में कन्वर्ट करा। जो कल्पना है उसको हकीकत में जब कन्वर्ट करते हैं, तो उस हकीकत को इंस्टेंस कहते हैं। और जब तक वो कागज पे है, हकीकत में नहीं है, तब तक वो क्लास है। तो सर ये तो हम अपना घर बनवाते हैं तब भी तो करते हैं। जब अपना घर बनवाओगे तो ऐसा थोड़ी राज मिस्त्री बुलाई चलो यहाँ किचन बना दो, यहाँ ड्राइंग रूम बना दो,
अब थोड़ा दीवार खिसका दो, ऐसा ना होता है। पहले कागज का नक्शा बना कर दो, तभी तो बनाएगा राजमिस्त्री। तो आप पहले कागज पर नक्शा बना कर देते हो कि भाई यहाँ कोने में किचन रखना, इतना साइज की रखना, ये ड्राइंग रूम होगा, ये बेडरूम होगा, ये वगैरह वगैरह, ये लॉबी होगी, वगैरह वगैरह। आप भी तो छोटे मोटे लेवल पर डिजाइनिंग कर रहे हो, अपने घर का नक्शा बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। वो अलग बात है कि आप अपने नक्शे से एक ही घर बनाते हो, बना थोड़ी है कोई दूसरा बना ले। आपको पड़ोसी मांगने आ गया, यार तुम्हारा घर अच्छा बना है, अपना नक्शा दे दो जरा, तो उसी से एक और बन गया। अब एनसीआर में, या अगर आप यहाँ पर देखें मेट्रो सिटीज में जो सोसाइटीज बनती हैं, तो वहां पर तो एक ही नक्शे से सारे फ्लैट बन जाते हैं। तो जो नक्शा है वो क्लास है, और उस नक्शे से जितने फ्लैट्स बने हैं वो सब इंस्टेंसेस हैं और उसको नक्शे के। तो वो नक्शा क्लास हो गया, और एक एक फ्लैट जो बना वो इंस्टेंस हो गया। यही तो हो गया आपका। ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ कार इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास, मैं कहा ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा कह दूं कार इज एन इंस्टेंस ऑफ कार क्लास, ठीक है। तो बहुत से लोग इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। आप ऑब्जेक्ट शब्द बोलो, इंस्टेंस शब्द बोलो, एक ही बात है। तो जो आपका घर है वो एक ऑब्जेक्ट है, सही है। आप ऐसा भी कह सकते हो वो एक इंस्टेंस है, सही है। अब इंटरव्यूअर आपके पीछे पड़ गया, पूछने लगा इनमें डिफरेंस बताओ। क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिफाइन जब आपने करा है तो उसमें इंस्टेंस वर्ड का यूज करा है। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में इंस्टेंस आता है, तो ये दो एक बात कैसे हो सकती है? जब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में इंस्टेंस वर्ड आ रहा है तो ये दो एक बात कैसे हो सकती है? तो ये एक दूसरे के सिनोनिम नहीं हो सकते। भले ही आप कम्युनिकेशन के लिए ऐसा कह देते हो कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, और दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, क्योंकि वो समझ में आ रहा है। कोड में आप जो करोगे उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पीछे पड़ जाए कि नहीं डिफरेंस बताओ ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस का, आप आंसर दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक जनरलाइज टर्म, ब्रह्मांड में इंस्टेंस नहीं होते, ब्रह्मांड में ऑब्जेक्ट होते हैं। इंस्टेंस शब्द जब बोला जाता है तो उसके साथ उसका टाइप बताएगा। इंस्टेंस ऑफ टाइप मोबाइल, इंस्टेंस ऑफ टाइप एसी, इंस्टेंस ऑफ टाइप टिकट, इंस्टेंस ऑफ टाइप ह्यूमन, इंस्टेंस ऑफ टाइप एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट खत्म। ऑब्जेक्ट सब बोलने के बाद आगे बोलने की जरूरत नहीं है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक जनरल टर्म है। लेकिन जब मैंने बोला कि मेरे पास एक इंस्टेंस है, बात खत्म कर दी, तो आप अभी इनकम्प्लीट है। इंस्टेंस शब्द बोलने के बाद आपको बताना पड़ता है इंस्टेंस ऑफ विच टाइप, किसका इंस्टेंस है, कार का है, बाइक का है, ट्रक का है, किसका है, बोलना पड़ेगा। इंस्टेंस शब्द के साथ उसकी क्लास हमेशा बोली जाती है। ऑब्जेक्ट शब्द के साथ उसकी क्लास बोलो मत बोलो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक जनरल टर्म का नाम है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा आपको क्या मैंने। ठीक है। तो अब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हम सब लोग इंस्टेंसेस हैं ह्यूमन क्लास के। तो सर मैं कह दूं क्लास में ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है। मैंने बोला क्लास में ऑब्जेक्ट्स हैं। ये जो रूम है इस रूम में ऑब्जेक्ट्स हैं, चेयर है, टेबल है, फैन है, एसी है, इंसान है, बैग है, लैपटॉप है, मोबाइल है। बताओ मत, बस आपने कह दिया इस रूम में ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी लाइन बोलना चाहूं कि इस क्लास में मेरे पास कुछ इंस्टेंसेस हैं, दैट मीन्स अब आपको आगे बताना पड़ेगा कि इंस्टेंसेस किसके। इंस्टेंसेस ऑफ टाइप मोबाइल, इंस्टेंसेस ऑफ टाइप चेयर, इंस्टेंसेस ऑफ टाइप ह्यूमन। समझ में आ गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ऑब्जेक्ट एक जनरल टर्म है, स्पेसिफिक
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभी समझाया उसको बस लिखना है। तो अब कोई आपसे पूछे क्लास क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? उस एग्जाम्पल को पिक्चर में लेकर आओ, जो मैंने समझाया था ब्रेन में लेकर आओ, इमेजिनेशन करो, बताओ क्लास क्या निकली वहां पर। अरे ये वाला एग्जाम्पल लेके आओ पिक्चर में, ये वाला एग्जाम्पल लेके आओ ना दिमाग में। ये क्लास है, तो ये क्लास को अगर मैं कहूँ डिफाइन करके दिखाओ, तो ये जो बता रहे हैं वो ठीक है। क्लास क्या लग रही है? क्लास इज ए ब्लू प्रिंट। नेक्स्ट तो क्या बोलते हैं? ब्लू प्रिंट का कहते हैं। क्लास इज ए मैप, क्लास इज ए ब्लू प्रिंट, क्लास इज ए मॉडल, क्लास इज ए लॉजिकल लेआउट। कोई भी नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है, सब एक ही बात है। टेम्पलेट कह लो, टेम्पलेट कह लो, है ना। सामने वाला देखो अगर ओपन माइंडेड है तो आपके सारे वर्ड्स को मान लेगा। सामने वाला नैरो माइंडेड है, नहीं हो सकता तो वही शब्द बोलो जो किताब में लिखा है, तो दिक्कत आ जाती है ना। तो अगर हम ज्यादातर लोगों को देखें तो ज्यादातर लोग जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो हम वही कर लेते हैं। बाकी आप डिजाइन कहो, ढांचा कहो, स्ट्रक्चर कहो, लेआउट कहो, कुछ भी कहो, सेंस एक ही है सबका। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट। बस इतना ही है, कुछ और भी जोड़ना चाहोगे इसमें आगे? कुछ जोड़ना चाहोगे इसमें आगे? हमने कहा चलो आगे मैं जुड़वाता हूँ इसमें। हो सकता है आप अभी ना सोच पा रहे हो। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे ना ट्रक बनाना है, तो इस वाली ड्राइंग से ट्रक बन जाएगा? नहीं है तो ट्रक भी ऑब्जेक्ट। लेकिन ट्रक जो ऑब्जेक्ट है वो इसका इंस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फीचर अलग होंगे, उसकी क्लास अलग बनेगी, उसका टाइप अलग बनेगा। तो ऐसे तो सर मेट्रो भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या इस ड्राइंग से मेट्रो बना लोगे? हमने कहा नहीं, मेट्रो इंस्टेंस अलग है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस ड्राइंग से जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ये सारे ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? एक जैसे, फीचर वाइज एक जैसे। हाँ, किसी कार का कलर नीला है तो किसी का पीला है, यही तो होगा। किसी में म्यूजिक सिस्टम सोनी का लगा है तो किसी में किसी और का लगा होगा। किसी में टायर एमआरएफ के पड़े हैं तो किसी में जेके टायर पड़े होंगे। लेकिन जो साइज होगा टायर का, जो आगे आपका डैशबोर्ड में जहाँ म्यूजिक सिस्टम फिट होगा, उसका जो साइज होगा वो तो सब कार में सेम ही होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सीट कवर आप लोकल पड़वाओगे, ब्रांडेड पड़वाओगे, वो आप देखो, लेकिन सीट कवर का साइज तो सेम ही होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कार क्लास के जितने भी कार बनेंगी वो सब एक जैसी बनेंगी। और एक जैसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिमिलर। एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, या बेटर होगा इंस्टेंस। क्योंकि अब हम क्लास के स्पेसिफिक जब वर्ड बोलेंगे तो वो इंस्टेंस वर्ड कहलाएगा। जब जनरल शब्द बोलते हैं बिना क्लास के तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कम्युनिकेशन में दोनों इंटरचेंजेबल टर्म, कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स। अब मैं बोलूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट क्लास कुछ ही बोल सकता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। आप बोलोगे मुझे समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। नहीं भाई, ये डेफिनेशन खतरनाक है और गलत है। ये डेफिनेशन सरासर गलत है, पूरी तरह से गलत है। इसको आप खुद साबित कर दोगे ये गलत है। क्लास इज नॉट ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्लास एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन बताओ कितने? कितने ऑब्जेक्ट संगठन है क्लास? कलेक्शन वाला संगठन। क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होना होते हैं, क्लास से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं।
इस वर्ड को आप समझो, जब आप ये कहते हो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये डेफिनेशन हमें ये कहना चाह रही है कि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट रखे होते हैं। अब मुझे बताओ क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। ये डेफिनेशन सरासर गलत है ना। अब आप बोलोगे नहीं सर किताब में लिखी हुई है, तो ये बात सही है, किताब में जो लिखी हुई है वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन हमारा इंटरप्रिटेशन तो गलत हो सकता है। हमारा इंटरप्रिटेशन तो गलत हो सकता है। तो जो एक लाइन किताब में लिखी हुई है, हमें उसके आगे के और पीछे के शब्द देखने पड़ेंगे पहले कि उन्होंने इस वर्ड के आगे पीछे किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, कॉन्टेक्स्ट क्या बनाया है, तब देखेंगे कि ये सही है गलत है। लेकिन सिर्फ इतना बोलने पर तो ये गलत है, सरासर गलत है। क्लास ऑब्जेक्ट का संगठन नहीं है, क्लास से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है। चलो अब क्लास की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, जो अगेन प्रोग्रामिंग के लिए आसान कर देती है। और जहां से हमने टॉपिक ये उठाया था, वो टॉपिक क्लास की सेकंड डेफिनेशन पे आके खत्म हो जाता है। हमने टॉपिक कहां से उठाया था कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी सी जैसी, वहां पर हर चीज को दिखाने का डेटा टाइप नहीं था। यही तो टॉपिक उठाया था हमने कि वहां एम्प्लॉय टाइप नहीं है, बुक टाइप नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, वो नहीं है। तो एक क्लास एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपके पास एम्प्लॉय डेटा टाइप नहीं है, तो आप एम्प्लॉय क्लास अगर बनाएंगे, दैट मीन्स आपने एम्प्लॉय नाम का डेटा टाइप बना लिया। हर क्लास एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। आप बनाओ कितने बनाओ। तो अगर किसी चीज को करने का डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है, अपना बना लो। तो इस तरह इसका मतलब ये माने कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पहले से बने बनाए डेटा टाइप थे, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, हाँ यही मानो वो सब क्लास है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने डेटा टाइप आज तक आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्लासेस। तो फिर तो मैं अपना बना सकता हूँ डेटा टाइप। हमने कहा एक क्लास एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर, जितने चाहे उतनी क्लास बना सकते, दैट मीन्स हम जितने चाहे उतने डेटा टाइप बना सकते। एक क्लास रिप्रेजेंट्स ए डेटा टाइप। पर ये तो हमारा कंक्लूजन हो गया पूरा। 1 घंटे 45 मिनट से जो हम पढ़ रहे हैं, उसका पूरा कंक्लूजन एक लाइन यही है, क्योंकि इसी के तलाश में निकले थे 9 बजे। अब पौने 11 बजे वाक़या खत्म हो गया लगा। अगर मैं ये कॉलेज लाइफ होती हमारी, तो अब तक हमने 8-10 प्रोग्राम बना दिए होते। समझ में आता नहीं आता बात की। तो हम जहाँ टाइम लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते हैं। फिर हम प्रोग्रामिंग को ध्यान लगाएंगे आगे चलकर कि चलो प्रोग्राम बनाते हैं 25-30। अरे 25-30 प्रोग्राम ना बनाकर थोड़ा टाइम आप बेस पे लगा देते, तो 25-30 अपना बन जाते। हम बेस पे ध्यान नहीं लगाते। बराबर। तो क्लास क्या है? क्लास की दूसरी डेफिनेशन यही है, एक क्लास रिप्रेजेंट्स ए डेटा टाइप। अब मैंने आपको सब अभी दो चीजें बताई, ऑब्जेक्ट और क्लास। बाकी चीजें बाद में पढ़ेंगे, पहले इन दोनों पर प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर होगा। उसके बाद फिर बाकी जो कॉन्सेप्ट रह गए उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उनके प्रोग्राम बना लेंगे। हम्म। 15 मिनट है अभी, सिंटैक्स लिख लेते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए
कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट और क्लास के दो कॉन्सेप्ट्स थ्योरेटिकली पढ़ा दिए। अब मुझे प्रोग्राम में इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले किसे करना चाहिए? ऑब्जेक्ट को पहले क्लास में कोड बनाते समय लिखना चाहिए या पहले क्लास को कोड में लिखना चाहिए? ठीक है, तो अभी हम लोग पहले ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे, तो ये डेफिनेशन हमारे दिमाग में आएगी, और इस डेफिनेशन ने क्या बोला, पहले क्या लेकर आओ, इसलिए पहले क्या बनानी चाहिए हमें? क्लास बना। तो हम अपना क्लास बनाएंगे, बनाना आता ही नहीं है तो उसका सिंटैक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया जाएगा। अब जितनी कहानी हमने पढ़ी है, अब जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना चाहते हो उस लैंग्वेज से क्या मांगोगे? सिंटैक्स। इस कहानी को आप सी प्लस प्लस में लिखना चाहते हो तो सी प्लस प्लस के पास जाओ और उससे इसका सिंटैक्स मांगो क्लास बनाने का। हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन से सिंटैक्स मांगेंगे, सिंटैक्स ऑफ सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिक टू पाइथन। अब तक जो पढ़ा मैंने वो सबके लिए हो गया। आपकी लाइफ में कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आएगी तब आपको यहाँ से पढ़ना है। जो भी आपने एक बार समय लगा दिया पूरी लाइफ में लग गया आपका ये, दोबारा आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये समय। अगर हमने ये पहले लगा दिया होता तो आज बच जाता। हम सिर्फ यहाँ से पढ़ना शुरू करते थे, सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग पाइथन। तो क्लास नाम से कीवर्ड है जिसका काम क्लास बनाना होता है। उसके बाद आप क्लास का नाम देंगे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं क्लास का, या जो भी आप डेटा टाइप का नाम देना, जैसे डेटा टाइप लिस्ट है, टपल है, इसी तरह आप बताओ डेटा टाइप का नाम क्या रखना है। हमने कहा एम्प्लॉय रखना है तो क्लास एम्प्लॉय। डेटा टाइप का नाम स्टूडेंट रखना है, स्टूडेंट रखो। इस तरह से जो भी आप क्लास का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते। उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक, जैसे हम लोग फंक्शन का इंडेंटेड ब्लॉक बनाते हैं, लूप का इंडेंटेड ब्लॉक बनाते हैं, उसी तरह से क्लास का भी हम क्या बनाते हैं? इंडेंटेड ब्लॉक। और इंडेंटेड ब्लॉक हमेशा कैसे बनेगा? कॉलन और उसके आगे के स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। क्लास में किस तरह के स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जो आज तक आपने पढ़े हैं? क्लास में आप लूप लगा लो, कंडीशन लगा लो, यूजर से इनपुट ले लो, लिस्ट टपल सेट बना लो, फंक्शन बना लो, वेरिएबल बना लो, मॉड्यूल इंपोर्ट कर लो। जो आज तक आपने कुछ भी लिखना सीखा है वो सारे स्टेटमेंट क्लास के अंदर लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने कॉन्सेप्ट को देखें तो एक क्लास के अंदर हम दो चीजें लिखना पसंद करते हैं, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। सिंटैक्टिकली क्लास में आप कुछ भी लिख सकते हो, पाइथन की बात चल रही है अब। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर मैं देखूं तो मुझे सबकी जरूरत ही नहीं, मुझे दो चीजें लिखनी पड़ती हैं। क्लास के अंदर मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज और क्लास को मैं लिखूंगा मैं बिहेवियर, यानी कि फंक्शन। ठीक है, लेकिन सिंटैक्टिकली हम जो चाहें वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। क्लास, क्लास नेम, और ये आपका दोनों में से कोई सा भी यूज करो। क्लास के नेम के बाद आप पैरेंथेसिस का पेयर भी लगा सकते। तो सोचो, हम सब प्रोग्रामर आलसी तो होते ही हैं, क्यों लिखें एक्स्ट्रा जब बिना लिखे ही काम हो रहा है? कोई नहीं लिखता। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कि हमारी मजबूरी है, हमें लिखना ही पड़ता है। तो जब वो मजबूरी आएगी तो हम भी लिखेंगे, और जब तक वो मजबूरी नहीं आएगी हम ऐसे बनाएंगे क्लास। तो दोनों ही तरीके हमारे क्लास बनाने के सही होते हैं। चलिए, बाकी कल
रखेंगे। कल इसका कोडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो कल हमारी स्पीड ज़्यादा होगी कोड करने की, क्योंकि आपका जो बेस था वो बन चुका है।